दोस्तों आए दिन मैं आप लोगों को क्राइम की कहानियाँ सुनाता हूँ और इसमें ज़्यादातर जो क्राइम की कहानियाँ होती हैं आप लोग देखते हैं कि ऐसी होती हैं कि जिसको सुनने और सोचने और समझने के बाद में इंसान इतना ज़्यादा मजबूर हो जाता है और जो पीड़ा होती है वो स्वयं महसूस कर सकता है। कहानी सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ उसके सामने ही हुआ और वो बेबस कुछ कर नहीं सकता। लेकिन दोस्तों जो लोग भी क्राइम करने वाले होते हैं पुलिस उनको सख्त से सख्त सज़ा देती है, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी जो क्राइम है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार कुछ ऐसे क्राइम के किस्से, लगातार कुछ ऐसे क्राइम की वारदातें हमारे समाज से आती रहती हैं कि जिसके बाद में जो रिश्ते हैं, जो हमारे नाते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिश्ते हैं, यानी वो रिश्ते जो हमारे खून के रिश्ते हैं, वो रिश्ते भी कुछ इस तरीके से तार तार होते हुए दिखाई पड़ते हैं कि इंसान यही कहता है कि आजकल का जो ज़माना है वाकई कलयुग में प्रवेश कर चुका है और न जाने क्यों धरती के ऊपर पिरले नहीं आ रहा है, न जाने क्यों एक तरीके से इतनी छूट इंसान को मिल गई है। यकीनन आज की घटना आप लोग को हैरान करेगी, परेशान करेगी, क्योंकि आज की घटना के अंदर एक माँ अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाती है और हॉस्पिटल वो इसलिए लेके जाती है ताकि उसकी बेटी जिस तकलीफ़ में है वो उसकी तकलीफ़ दूर हो सके। लेकिन दोस्तों हॉस्पिटल ले जाने के बाद में उस माँ के सामने जो सच्चाई आती है, यकीनन दोस्तों उसको सुनने के बाद में आप लोग कहीं ना कहीं हैरान और परेशान हो सकते हैं। दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो रिश्तों को तार तार कर देने वाली कहानी है। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो घटना, आज की जो क्राइम की कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, गाज़ियाबाद। और दोस्तों इसी गाज़ियाबाद में एक थाना पड़ता है टीला मोड़ थाना। और दोस्तों इसी टीला मोड़ थाने के अंतर्गत गाज़ियाबाद में एक सेक्टर में रहने वाली एक लड़की है जिसकी उम्र मात्र 14 साल के आसपास है। कक्षा 8 में पढ़ती है, डेली स्कूल जाती है। घर में 2 भाई हैं, दोनों भाई सुबह सुबह काम पर चले जाते हैं। माँ है, पिताजी जो है उनका देहांत हो चुका है। अब जो घर की देखरेख थी वो 2 भाई और माँ ही करते थे। ज़्यादा अमीर परिवार था नहीं, छोटा सा गरीब परिवार था, लेकिन जो कुछ भी था ठीक था, घर के अंदर खुशियाँ थी। लेकिन दोस्तों इसी शनिवार वाले दिन, जो अभी शनिवार गुजरा है, लड़की सुबह सुबह जब इसकी माँ अपने काम पर जाने के लिए तैयारी कर रही होती है, उसी समय ये लड़की कहती है कि माँ उसके पेट में धीमा धीमा दर्द हो रहा है। अब जैसे ही ये लड़की अपनी माँ से ये बात कहती है कि उसके पेट में धीमा धीमा दर्द हो रहा है, माँ कहती है कि बेटा ठीक हो जाएगा, कहीं ऐसा वैसा तो कुछ नहीं खा लिया। लड़की कहती है कि माँ कुछ नहीं खाया है। माँ कहती है कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है, इस समय जो पेट है वो ज़्यादा ख़राब हो रहा है, हो सकता है कि तुम्हारे पेट में कोई दिक्कत हो, ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद में इस लड़की को एक तरीके से जो दर्द था ये अब बर्दाश्त के काबिल नहीं था। धीरे धीरे इसका जो दर्द था ये बहुत ज़्यादा असहनीय हो जाता है, इसका दर्द बढ़ता जाता है। और दोस्तों इस लड़की को एक ऐसा दर्द हो रहा था कि जिससे पहले ना तो इस लड़की ने इस तरीके का दर्द महसूस किया था, ना तो कभी उसने सोचा था कि उसको इस तरीके की तकलीफ़ होगी। उसकी तकलीफ़ बेइंतहा बढ़ जाती है। लड़की रोती हुई अपनी माँ के पास पहुँचती है और माँ से कहती है कि माँ उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसके पेट में जो तकलीफ़ है ये बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके बाद में माँ उसे गैस का टैबलेट वगैरह कुछ कहती है कि खा लो, ठीक हो जाओगी। लेकिन दोस्तों ये लड़की फिर वहाँ से चली जाती है और थोड़ी ही देर के बाद में ये लड़की फिर वापस लौट के आती है और कहती है कि माँ उसके पेट में जो दर्द हो रहा है वो बहुत ज़्यादा असहनीय है और इस तरीके का दर्द उसने कभी महसूस नहीं किया है। अब माँ जब इस तरीके की बातें सुनती है अपनी बेटी के लिए चिंतित होती है। लड़की की उम्र ही क्या है, मात्र 14 साल के आसपास उम्र है, इसकी नाबालिग लड़की है। अब दोस्तों उसके बाद में जो माँ थी अपनी बेटी को दिल्ली के एक नर्सिंग होम में लेके पहुँचती है। और दोस्तों वहाँ पर जब इस लड़की का ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर तैयारियां शुरू करते हैं, लेकिन जो पेट का दर्द था ये लड़की इस तरीके का बता रही थी कि डॉक्टर भी कोई ऐसी टैबलेट दे नहीं सकते थे कि जिससे दर्द कंट्रोल हो सके। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि पहले इस दर्द की जो जड़ है उसका पता लगाना ज़रूरी है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि इस लड़की का अल्ट्रासाउंड होगा और तुम पैसे वगैरह जमा कर दो। अब ये जो माँ थी पैसे वगैरह जमा कर देती है। लड़की का जो अल्ट्रासाउंड था वो डॉक्टर जो थे अल्ट्रासाउंड करने के लिए लड़की को ले जाते हैं। अब दोस्तों इधर जो लड़की का अल्ट्रासाउंड चल रहा है, इधर डॉक्टर जो उस अल्ट्रासाउंड में जो चीज़ें नोटिस करते हैं और अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट बनाते हैं, उस रिपोर्ट को देखने के बाद में इस माँ के होश उड़ जाने वाले थे। और दोस्तों अल्ट्रासाउंड होता है, उसकी रिपोर्ट तैयार होती है। उसके बाद में डॉक्टर इस माँ को बुलाते हैं, कहते हैं तुम्हारी बेटी शादीशुदा है क्या? तो ये माँ कहती है नहीं साहब, उसकी बेटी की उम्र तो मात्र 14 साल है, कक्षा 8 की छात्र है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन दोस्तों उसके बाद में डॉक्टर साहब कहते हैं कि दरअसल तुम्हारी जो लड़की है ये गर्भवती है।
अब जैसे ही ये बात वो डॉक्टर इस माँ से कहते हैं, इस माँ के तो होश उड़ जाते हैं। माँ तुरंत अपनी बेटी के पास में पहुँचती है, उससे पूछती है कि दरअसल तुम गर्भवती हो और तुमने किसके साथ में मुँह काला किया है और तुमने हमारी इज्जत कहाँ पर तार तार की है। अब दोस्तों जैसे ही ये लड़की ये बात सुनती है कि वो गर्भवती है, वो तो ज़ोर ज़ोर से ज़ारों कतार रोने लगती है। उसके तो एकदम से होश फाख्ता हो जाते हैं कि उसके साथ में क्या हो गया। अब दोस्तों माँ इधर परेशान है, उसके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक गई। कुंवारी लड़की, पिता का साया है नहीं, लोग क्या कहेंगे, दोनों भाइयों को पता चलेगा वो क्या कहेंगे। उसके बाद में ये जो माँ थी लड़की से बहुत ज़्यादा पूछने की कोशिश करती है, लेकिन जो लड़की थी ये कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। अब दोस्तों जब लड़की कुछ भी बताने से इनकार करती है तो माँ फैसला करती है कि वो पुलिस कंप्लेंट करेगी, क्योंकि लड़की नाबालिग है। अब दोस्तों उसके बाद में जो टीलामेड़ पुलिस थाना है वहाँ पर ये जो माँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद में अपनी बेटी के बारे में पूरी सच्चाई बताती है कि इस तरीके का हो गया है। उसके बाद में पुलिस भी वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस जब पहुँचती है तो उसके बाद में सबसे पहले इस लड़की से पूछताछ की जाती है। इस लड़की को बहलाया जाता है, इस लड़की को फुसलाया जाता है और उसके बाद में इस लड़की से पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारे साथ में इस तरीके का कृत्य किसने किया है। अब ये जो लड़की थी थोड़ा संभलती है, काफ़ी टाइम हो जाता है, अपने आप को संभालती है और उसके बाद में जो सच्चाई बताती है, यकीनन दोस्तों सच्चाई को सुनने के बाद में आप लोग चौंकने वाले हैं। दरअसल ये लड़की पुलिस को बताती है कि साहब उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और अपने पिता की मृत्यु के बाद में अब जो परिवार था ये परिवार बहुत ज़्यादा मुश्किलों में चल रहा था और उसके घर में उसके 2 बड़े भाई थे, उसकी माँ थी और छोटी सी वो। लेकिन दोस्तों जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में परिवार को चलाने का जिम्मा दोनों भाई अपने सर पे लेते हैं और माँ जो थी वो भी काम काज करती है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जो माँ है काम पर चली जाती है, जो दोनों भाई होते हैं कभी जल्दी घर पे आ जाते हैं काम करके। अब दोस्तों जब ये दोनों भाई काम कर जल्दी आ जाते हैं तो एक दिन ये अपनी बहन को किचन में काम करते हुए देखते हैं। जब ये उसको किचन में काम करते हुए देखते हैं तो ये अपनी बहन के पास पहुँचते हैं और उससे कुछ अश्लील बातें करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों वो लड़की कहती है कि वो उनकी बहन है, ये तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो। लेकिन दोस्तों ये दोनों सगे भाई, आप ज़रा सोचिए कि सगी बहन से जिसकी उम्र मात्र अभी 14 साल है उससे कुछ आपत्तिजनक बातें करने लगते हैं। उसके बाद में बहला फुसला कर डरा धमका कर इस लड़की को कमरे के अंदर लेके जाते हैं और उसके बाद में बारी बारी से ये दोनों भाई उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसका रेप करते हैं, उसका यौन शोषण करते हैं। अब दोस्तों ये लड़की चीखती है, चिल्लाती है, अपनी आबरू की भीख मांगती है, लेकिन ये दोनों भाई जो थे इनके ऊपर उस लड़की की, उस मासूम की ना तो कोई चीख असर कर रही थी, ना तो इन लोगों को रिश्ते की अहमियत पता थी, ना तो इन लोगों को एक मासूम लड़की के दर्द की तकलीफ इन्हें महसूस हो रही थी। और दोस्तों जब तक इन लोगों का दिल करता है, जब तक ये अपनी ही सगी बहन के साथ में मुंह काला करते हैं और उसके बाद में ये अपनी बहन से कहते हैं कि अगर तुमने इस बारे में माँ को बताने की कोशिश की तो तुम्हें और माँ को दोनों को जान से मार देंगे। अब दोस्तों एक 14 साल की लड़की, ज़रा सोचिए उसका दिल कितना सा होगा। जब दोनों भाई इस तरीके की धमकी देखते हैं तो ये लड़की डर जाती है, उसके बाद में ये कुछ नहीं कहती है। अब ये लड़की सोचती है कि शायद आज इन दोनों भाइयों ने जो कर लिया शायद ये आखिरी दिन हो, लेकिन यहीं पर इस लड़की की सबसे बड़ी भूल थी। ये लड़की ये सोच लेती है कि इसके भाई अब आइंदा से कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो दोनों भाई थे ये इस लड़की से फिर से वही सब करते हैं। जब भी घर से माँ बाहर जाती है उसके बाद में ये दोनों भाई घर के अंदर आते हैं और अपनी ही सगी बहन के साथ में रेप करते हैं। अब दोस्तों रेप करने का जो सिलसिला था ये लगातार शुरू हो जाता है और उसके बाद में ये लड़की लगातार बर्दाश्त करती रहती है, डरती रहती है, कुछ भी बताने से डरती है और इसलिए डरती है कि शायद अगर उसने इस बारे में मुंह खोला, ज़ुबान खोली तो उसके जो भाई हैं उन दोनों भाई मिलकर उसकी और उसकी माँ की हत्या कर देंगे। लड़की अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, इसलिए ये इस दर्द को सहती गई। दोस्तों होते करते तकरीबन 1 महीना गुजर जाता है, 2 महीने गुजर जाते हैं और जो रेप का सिलसिला था ये लगातार जारी था। अब 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने और लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। अब जब 6 महीने से लगातार ये दोनों भाई अपनी ही सगी बहन के साथ में दुष्कर्म कर रहे थे, उसका रेप कर रहे थे, उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे, तो इसी बीच में जो लड़की होती है ये गर्भवती हो जाती है। अब दोस्तों जो लड़की है जब गर्भवती होती है तो इस बारे में ना तो लड़की को पता चलता है, ना तो इन दोनों भाइयों को पता चलता है और अचानक से इसी शनिवार लड़की की पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द उठता है। ये अपनी माँ को बताती है। माँ कहती है कि शायद तुम्हारे पेट में कुछ ऐसा हो गया हो, कुछ एसिडिटी वगैरह हो जिसकी वजह से दर्द हो रहा हो, जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन दोस्तों इस लड़की का जो दर्द होता है ये ठीक ही नहीं होता है। उसके बाद में ये माँ अपनी बेटी को एक नर्सिंग होम में लेके पहुंचती है। वहाँ पर इस लड़की का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। उसके बाद में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में इस लड़की के गर्भवती होने की पुष्टि होती है। अब दोस्तों जैसे ही ये बात ये माँ और बेटी पुलिस वालों को बताते हैं तो पुलिस वाले
ये सुनने के बाद में दंग रह जाते हैं कि कैसे कोई अपनी बाप की गैर मौजूदगी में, जो 2 भाई हैं जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है और दोनों ही भाई बालिग हैं, वो कैसे ही अपनी नाबालिग बहन के साथ में इस तरीके का कृत्य कर सकते हैं। उसके बाद में पुलिस वाले भी इस मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। इस लड़की को दिलासा देते हैं, इस माँ को भी दिलासा देते हैं, लड़की को पुचकारते हैं, समझाते हैं और उसके बाद में इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया जाता है। पॉक्सो एक्ट के तहत भी इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है और भी संबंधित धाराएं इस लड़की के जो ऊपर इन्होंने अत्याचार किया है उसके एवज में इन लोगों के ऊपर लगाई जाती है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और आगे की जो छानबीन है पुलिस कर रही है, लड़की जो बता रही है उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब दोस्तों, ये तो पुलिस की छानबीन में साबित होगा कि आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, आखिर इन दोनों भाइयों ने क्या किया, क्या नहीं किया। क्योंकि दोस्तों, जब तक मामला कोर्ट में नहीं पहुंचता है और कोर्ट एक तरीके से दोषी को दोषी साबित ना कर दे, जब तक किसी को ये कहना कि उसने क्राइम किया है, ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके के इल्ज़ाम इस बहन के द्वारा अपने ही भाई के ऊपर लगाए जा रहे हैं, दोनों भाइयों के ऊपर, वाकई वो हैरान और परेशान करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के जो भी कमेंट्स आए हैं कल के दिन, अब वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़े जाए। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं, इसमें आलोक जी हैं, लिखते हैं निंदक न्यारे रखिए, आंगन कुटी सही सुहाए। जो लोग निगेटिव कमेंट्स करते हैं वही आपके बड़े प्रशंसक हैं, क्योंकि वह आपका दिमाग आपकी तरफ लगाए रहते हैं, वो अपना दिमाग आपकी तरफ लगाए रहते हैं। तो आलोक जी, आपका बेहद शुक्रिया। उसके बाद में रणवीर सिंह है, लिखते हैं नवविवाहित महिला कब तक एकांकी जीवन बिताएगी, इसलिए पति हमेशा साथ रहना चाहिए। तो रणवीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से सलाह देने के लिए। विनोद उपाध्याय जी ने लिखते हैं शाबिज भाई नमस्कार, कहानी बहुत अच्छी लगी। कहानी तो मैं बहुत से चैनलों की सुनता हूँ, लेकिन सबसे साफ और सुथरी आपकी कहानी होती है। गुड जॉब मलिक जी। तो विनोद उपाध्याय जी, इस तरीके से प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह है, लिखते हैं नाइस क्राइम स्टोरी, थैंक यू मिस्टर मलिक फ्रॉम लंदन। तो भाई हमारी लंदन से कहानी सुनते हैं दिल बहादुर सिंह जी, आपका शुक्रिया। उसके बाद में दीपा बागरा है, लिखते हैं हर रोज़ आप ही की कहानी का इंतज़ार रहता है भाईजान, लव यू फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, क्राइम की स्टोरी आप बहुत अच्छी सुनाते हो, आपके चैनल से 241 एपिसोड सुन चुका हूं। तो अनुज गोदारा जी, आपका बेहद शुक्रिया। उसके बाद में संदीप हैं, लिखते हैं भाई आप बहुत अच्छे तरीके से सुनाते हैं और मैं आपकी कहानी कुवैत से सुनता हूं। तो संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कुवैत से हमारी कहानी सुनते हैं। नारायण कुमार जी हैं, लिखते हैं आज संडे है और कई बार संडे को भी काम रहता है, इसलिए यदि कहानी सुनो तो तहे दिल से लगता है कि सुनता रहूं, आपकी सारी कहानियां सुनता हूं। तो नारायण कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, कहानी सुना अच्छा लगा। आज का पहला कमेंट्स मेरा है, हर रोज़ कहानी क्राइम की ही रहता है, तो मैं क्राइम सुनने को मिलेगा, थैंक्स सर जी। तो बालेश्वर बिहारी जी, आपने पहला कमेंट्स किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नायक म्यूज़िक हैं, लिखते हैं जय जगन्नाथ भैया, कहानी अच्छा है, सुरेश नायक उड़ीसा से। तो सुरेश नायक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में विकास शान साहू हैं, लिखते हैं बिलकशन साहू सऊदी से, वेरी नाइस कहानी। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में कुंभ सिंह हैं, लिखते हैं ये कहानी मेरे गांव के पास की है, सही घटना है। तो कुंभ सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बताया, और बहुत सारी कहानियाँ जो भी हमारे चैनल पे आती हैं वो सारी रियल होती हैं। उसके बाद में दीपेश सैनी हैं, लिखते हैं गुड जॉब सर, दीपेश कुमार सैनी कानपुर से। तो भैया आपका शुक्रिया, नमस्ते सर। दीनदयाल पाल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। तो दीनदयाल पाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं आजकल के रिश्तों का जो मायना है वो नहीं रहा है, रेनू सुनील त्यागी शानापुलन शहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बहुत शुक्रिया। उसके बाद में संजय हैं, लिखते हैं बहुत ही गहरी बात कह दी आपने कि अवैध संबंध खून के प्यासे होते हैं। जी भाई, बहुत सही बात है ये, क्योंकि अवैध संबंधों में आखिर में क्राइम जैसी जो चीज़ें होती हैं वो देखने को मिलती है। मोहम्मद जोरेस हैं, लिखते हैं आपकी कहानी सुनने की आदत सी हो गई है। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सिद्दीक अहमद हैं, लिखते हैं मलिक जी ये मत सोचो कि तुम्हारी बातें सबको अच्छी लगती हैं, तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। ऐसे ही लोगों की वजह से हम अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो सिद्दीक अहमद जी, इस तरीके से प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप जैसे लोगों का अगर आशीर्वाद मेरे साथ है तो बहुत जल्द ही हमारा जो चैनल है ये भी काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि पहले वाला जो चैनल था काफ़ी बड़ा था, आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद में रामप्रीत चौहान हैं आसाम से, आपके सवाल है क्या आपके पास दिमाग नहीं होता है क्या, किसी के भी साथ लग जाती है, मतलब औरत के बारे में ये कहना चाहते हैं। तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में नारायण कुमार हैं, लिखते हैं 268 कहानी की जगह आपने
286 सॉरी। उसके बाद में तिरछी बात, जो हमारे सीनियर हैं सुदेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कमेंट्स किया। उसके बाद में नारायण कुमार हैं, लिखते हैं गलती से 268 एपिसोड बोल दिया, 286 कहानियाँ हो गई। तो भैया शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद कैफ़ हैं, मोहम्मद कैफ़ आकिफ़ करके आईडी है, भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में डेंजर हैं, लिखते हैं सर आप प्रखर ठाकुर के फ़ैन हैं ना? नहीं भाई, प्रखर ठाकुर का मैं फ्रेंड हूँ और मैंने उनके साथ में लाइव भी किया है। आप मेरे लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे तो ठाकुर प्रखर के साथ में मेरा लाइव भी मिल जाएगा। सो दोस्तों, कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। और इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी का दिल दिखाना, किसी को ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में जो क्राइम हो रहा है उस क्राइम को आपको सुनाना, एक तरीके से इसलिए सुनाना है कि आप लोग क्राइम से जागरूक रह सकें और आप लोग देखें कि किस किस मानसिकता के लोग पड़े हुए हैं और आखिरकार कानून उन लोगों को कैसे गिरफ्तार करता है, उनका जो भेड़िए वाला चेहरा होता है वो लोगों के सामने कैसे निकल के आता है। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।